नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव और आज का ये शो खासतौर पर मुंबई के लोगों को जरा ध्यान से देखना चाहिए और सावधान हो जाइए जिन्होंने पिछले 10 सालों के दौरान प्रॉपर्टी के मोटे सौदे किए हैं, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने ऐसे सभी सौदों की जानकारियां मांगी है। जी हां, इनकम टैक्स विभाग 1 करोड़ या इससे ज्यादा वैल्यू वाले प्रॉपर्टी के सौदों को खंगालने की तैयारी में है, क्योंकि विभाग को लगता है कि इन डील्स में बड़े पैमाने पर लोग अपना पैन कार्ड, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के पेपर्स, बैंक डिटेल्स ये सब तैयार रखें, क्योंकि कभी भी आपके पास इनकम टैक्स विभाग का बुलावा आ सकता है और सभी कागजात मांगे भी जा सकते हैं। इनकम टैक्स विभाग का एक अंदाजा यह है कि पिछले 10 साल में 50 लाख ऐसे सौदे हुए जिनकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा की है। मुंबई में बेनामी प्रॉपर्टी पर वार, आईटी विभाग का काले धन पर प्रहार, 1 करोड़ से ज्यादा की डील पर नजर। मुंबई की इन हाई राइज इमारतों के बीच कई प्रॉपर्टी ऐसी भी होंगी जिसकी खरीद बिक्री में बड़े पैमाने पर काले धन को ठिकाने लगाया गया होगा। सरकार और सिस्टम की आंखों में धूल झोंकने के लिए कई बेनामी सौदे हुए होंगे, लेकिन अब मुंबई में बेनामी प्रॉपर्टी मालिकों के अच्छे दिन पूरे होने वाले हैं। काले धन पर वार के लिए आईटी विभाग बेनामी संपत्ति पर प्रहार करने जा रहा है। इसलिए इनकम टैक्स विभाग ने पिछले 10 साल में मुंबई में जितने भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील हुई है, उन सब की डिटेल्स मांगी हैं। डिपार्टमेंट ने अपने तहत आने वाले सब रजिस्ट्रार और तहसीलदारों को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अप्रैल 2007 से लेकर अप्रैल 2017 के बीच जितने भी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, उनमें से 1 करोड़ या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीद बिक्री का ब्यौरा तलब किया गया है। ये चिट्ठी बेनामी लेन देन रोकथाम कानून 1988 के सेक्शन 21(1) के तहत भेजी गई है। आईटी डिपार्टमेंट ने इन सभी सौदों में प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने वालों को नाम, पैन, एग्रीमेंट और प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू जैसी जानकारियां मांगी हैं। हालांकि 1 करोड़ रुपए से अधिक के वास्तविक सौदों का अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर सौदे रेडी रेकनर वेन्यू पर होते हैं, यानी वो रेट जिसे स्टाम्प शुल्क के लिए मार्केट वैल्यू के तौर पर मंजूर कर लिया जाता है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुंबई में हर साल करीब 50,000 प्रॉपर्टी डील 1 करोड़ या उससे ऊपर की होती है, यानी पिछले 10 साल में कम से कम 5 लाख ऐसे सौदे हुए होंगे जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा के होंगे। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इन सौदों में कितने बड़े पैमाने पर काले धन को खपाया गया होगा। पिछले कुछ समय से इनकम टैक्स विभाग प्रॉपर्टी के लेन देन की जानकारी जुटाने की कोशिश में जुटा है। आईटी विभाग की कोशिश है कि पिछले 10 साल में मुंबई में जितने भी बेनामी सौदे हुए हैं, उन सब का पर्दाफाश किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी कि पिछले 10 सालों में जितने भी प्रॉपर्टी रिलेटेड सौदे हुए हैं, उन सबको अब यहां पर मुंबई में आईटी विभाग खंगालेगा। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। टीपी ओसवाल साहब हैं, टैक्स एक्सपर्ट है, साथ ही साथ पंकज कपूर हैं, एमडी हैं लाइसेंस फॉरेस्ट के। मेरे सहयोगी अनुराग शाह भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। अनुराग, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आईटी विभाग ने तहसीलदारों से प्रॉपर्टी को लेकर आखिर क्या क्या जानकारी यहां पर मांगी है, इसके बारे में बताइए। जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि रियल एस्टेट के अंदर बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी पार्क होती है और उसी जो रियल एस्टेट के अंदर जो बड़े बड़े सौदे होते हैं वहाँ पर ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जाता है। तो मुंबई के जो आईटी डिपार्टमेंट ने अब जो तहसीलदार है या जो सब रजिस्ट्रार हैं, जो बड़ी बड़ी रजिस्ट्री जिनके अंडर में होती है, तो उनसे एक डेटा मांगा है और ये जो डेटा है वो पिछले 10 साल का है, यानी 2007 से लेके 2017 तक का जो टाइम फ्रेम है, उसके अंदर कौन कौन से जो 1 करोड़ से ज़्यादा के जो ट्रांजैक्शन हुए हैं फ्लैट्स के या ज़मीनों के, तो उसके ऊपर आईटी विभाग एक एनालिटिक्स के जरिए पता करना चाहता है कि कहाँ पर कोई सौदा जो है वो बेईमानी संपत्ति का सौदा है, तो अगर उनको बाद में नोटिस भेजा जा सके, अगर कुछ ऐसा सस्पिशन पाया जाता है, जो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा रजिस्ट्रार और तहसीलदार के जरिए आईटी विभाग को। तो मकसद यही है कि जिस तरह से सरकार शिकंजा कसना चाहती है बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये एक जरिया है। हाँ। जो डेटा मिलेगा आईटी विभाग को। हाँ। और उसके बाद जो नोटिसेस जाएंगे। हाँ। उससे थोड़ा बहुत पता लग पाएगा। ठीक है, बेनामी संपत्ति पर सरकार का शिकंजा लगातार कड़ा होता जा रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए अनुराग, और आपसे अभी कुछ देर बाद ये भी समझना चाहूंगी कि जो बेनामी संपत्ति वाले हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन टीपी ओसवाल साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है
कि आखिर अब किसे घबराने की जरूरत है और किसे घबराने की जरूरत नहीं है। ओसवाल साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, ओसवाल साहब से हम एक बार यहाँ पर टेक्निकल जो अपना कनेक्शन है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर उन्हें हमारी आवाज यहाँ पर नहीं आ रही है। पंकज कपूर, कैन यू हियर मी? ओके पंकज, जो कि मैं ओसवाल साहब से यहाँ पर पूछ रही थी, देखिए बेनामी संपत्ति वालों पर कार्रवाई क्या कुछ होगी ये तो आने वाले दिनों में पता भी चल जाएगा, लेकिन पिछले 10 सालों का ब्यौरा जो आईटी विभाग यहाँ पर मांग रहा है उसमें किन लोगों को घबराने की जरूरत है और किन्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है? देखिए, जिनके पास इनकम के अपने डॉक्यूमेंट कमेंसुरेट नहीं करते, जिस तरीके की उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और प्रॉपर्टी की वैल्यू के साथ, वहाँ पे उनको जो है घबराने की बात के बारे में जो है ना उनको घबराना चाहिए। लेकिन जिनका इनकम जो सबमिशन है वो कमेंसुरेट करता है, वो बताते हैं कि इतना वो कमाते थे और वो प्रॉपर्टी वो अफोर्ड कर सकते थे और उनके पास सोर्सेज ऑफ इनकम बराबर थे, वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आई थिंक जहाँ पे स्टैम्प जो रेडी रेकनर रेट्स के ऊपर जो है अगर रजिस्ट्रेशन होता है और मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा था और जहाँ जहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आई थिंक उन लोगों के ऊपर भी एक तरीके से इंस्पेक्शन हो सकता है कि अंडर रिपोर्टेड अगर काफ़ी वैल्यू है तो वहाँ पे भी लाइमलाइट में आ सकते हैं, क्योंकि ये एक वो पीरियड रहा है 2007 से स्पेशली 2012 का पीरियड जब एक रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सुबरेंस थी, जिस हिसाब से प्राइजेस बढ़ रहे थे। तो अगर आप देख लीजिए तो हर जगह पे जिस तरीके की जो प्रिवेलिंग वैल्यू थी, लेकिन आप रजिस्ट्रेशन डेटा को देखेंगे तो आपको रियलाइज करेगा कि जो जिस भाव पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो बहुत ही कम थे। तो अंडर रिपोर्टेड वैल्यूज जरूरी बताता है कि उसमें ब्लैक मनी का एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था। और सबसे बड़ी बिनामी प्रॉपर्टी की जहां बात होती है तो वहां पे यही होता है कि जो उसका बेनिफिशियरी है उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं ली गई है और किसी और के नाम पे ली गई है, और जिसके नाम पे ली गई है अगर उसके पास बराबर सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है तो वहां पे उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, ओसवाल साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आवाज। सर मैं सवाल सुन रहा हूं। सवाल सर मैं आपसे पहले ही पूछ रही थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से आपको हमारी आवाज नहीं आ रही थी। सर, सबसे पहला तो ये कि बेनामी प्रॉपर्टी पर आप इस कदम को कितना बड़ा प्रहार मानते हैं, और दूसरी बात ये कि पंकज कपूर ने जैसा कहा कि 2007 से 2012 का वो जो टाइम पीरियड था जब प्रॉपर्टी रेट्स बहुत हाई थे, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन होता है तो डीलर भी आपको ये कहता है कि कम पर रजिस्ट्री करा लेते हैं, या फिर सेल करने वाली जो पार्टी होती है वो भी टैक्स बचाने के चक्कर में यहाँ पर रजिस्ट्री कम में करा पड़ती है। सर, कैसे पता लगा पाएगी एक्चुअली में आईटी विभाग की यहाँ पर गड़बड़ी हुई है या यहाँ गड़बड़ी नहीं हुई है? कितना बड़ा चैलेंज आप इसे देखते हैं? देखिए, इसमें चैलेंज कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आपका ये कहना है और डिस्कशन जो आप कर रहे हो मेरे हिसाब से रॉन्ग डायरेक्शन में हो रहा है। आप क्या कर रहे हो कि ये बेनामी प्रॉपर्टीज की एक्ट की प्रोविजंस इनकम टैक्स से कंपेयर कर रहे हो। इनकम टैक्स एक्ट में तो ऑलरेडी प्रोविजन है। यदि मार्केट रेट ने, इनकम टैक्स वालों ने तो एक्सेप्ट करके रखा है कि मार्केट रेट यदि रेडी रेकनर रेट के हिसाब से है तो एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके लिए यदि कोई डिफरेंस इन द वैल्यू होगा तो वो यदि ब्लैक मनी भी दिया हो तो उसके लिए इनकम टैक्स में कोई प्रावधान तो है नहीं कि उसको असेसमेंट करें। लेकिन वो समझो कर भी ले तो वो सिर्फ 6 साल के लिए कर सकता है, उसके आगे के सालों के तो नहीं कर पाएगा। जो ये पीरियड आपने कहा है कि 10 साल का है, तो जो पहले तो निकल गए। लेकिन सवाल ये बेनामी, अपना ये डिस्कशन है आज का बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट का। बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट में क्या प्रोविजन है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम पे, लेकिन आपने उसको फाइनेंस नहीं किया है, किसी और ने फंड किया है आपको, और वो फंडिंग आपके पास उसकी आपके सोर्सेस ऑफ इनकम भी नहीं है, और वो प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे रख रहे हो लेकिन उसका बेनिफिशियल ओनर कोई और है,
तो शायद वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो सकती है, गवर्नमेंट को अधिकार है खरीद उठा लेने की प्रॉपर्टी का। तो ऐसे सिचुएशन में ये गवर्नमेंट के पास यदि अभी स्टैंप ड्यूटी अथॉरिटी से डिटेल्स मांग रही है, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि पहले भी सर्कुलर था गवर्नमेंट का, हर रजिस्ट्रार को 30 लाख के ऊपर के प्रॉपर्टी का डिटेल इनकम टैक्स को देने का प्रोविजन है। ये क्या डुप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं? पूरा मुझे लगता है इनकम टैक्स वालों के पास काम धंधा कम हो रहा है, तो इसके लिए उनको बिजी रखने के लिए ये कुछ एडिशनल काम दिया जा रहा है। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन उनके पास है। ठीक है तो पंकज, आप इसे किस तरह से यहाँ पर देखते हैं? क्योंकि जैसा कि ओसवाल साहब कह रहे हैं कि इनकम टैक्स विभाग जो ये कार्रवाई यहाँ पर कर रहा है वो टैक्स एक्सपर्ट्स के पास पहले से ही सारी डिटेल्स यहाँ पर होती है। हालांकि 6 साल के टाइम पीरियड की डिटेल्स होती है और अब 10 साल की इंफॉर्मेशन पूरी निकालना थोड़ा सा टफ हो सकता है, क्योंकि भले ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर निकालना हो, पैन डिटेल्स निकालनी हो, किससे सौदेबाजी की गई वो निकालना हो, दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली वेरी चैलेंजिंग ऑल्सो। या एंड दूसरी बात है कि हमने अभी डिजिटाइजेशन इस डेटा का आज ही करना चालू किया। हालांकि अगर आप देख लिए तो इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स की फाइलिंग है और रजिस्ट्रेशन का डेटा है उसका भी उसका डिजिटाइजेशन कुछ समय पहले से चालू हो गया था। महाराष्ट्र में तो सर्टेनली और मुंबई में भी एक वक्त से चलता चला जा रहा है, लेकिन मैपिंग अभी इतनी आसानी से नहीं होगी। तो बट इतना बड़ा चैलेंज भी नहीं है। तो अगर हम ये बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन, जैसे एडवोकेट साहब ने बोला कि इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, यस अवेलेबल है, बट वो डिजिटल फॉर्म में अगर नहीं है और एक एक फाइल के अंदर है तो उसको एसेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो जब डिजिटल फॉर्मेट में डेटा अवेलेबल होता है तो आप इस तरीके की मैपिंग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और यही कारण है गवर्नमेंट अब आज के दिन यूनिक आईडी क्रिएट करना चाहता है, सारा का सारा डेटा जो है डिजिटली मैप करके रखना चाहता है। तो मैं एग्री करता हूं कि इसमें उनके पास डेटा है और इतना बड़ा चैलेंज भी नहीं है। अगर वो चाहेंगे तो बहुत इजीली इसको मैप किया जा सकता है। आप कभी भी अब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप अपना पैन कार्ड और पैन नंबर भी उसके अंदर डालते हैं। तो अगर वो प्रॉपर्टी है और पैन कार्ड है जिसकी डिटेल अगर पड़ी हुई है तो उसकी मैपिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। अगर पैन कार्ड उसके साथ इंटीग्रेटेड है तो उसकी इनकम की सारी डिटेल्स जो है वो इनकम टैक्स के पास अवेलेबल है, प्रोवाइडेड इन्होंने जो इनकम टैक्स रिटर्न जो आदमियों ने डाले हैं उसको डिजिटली ही मेंटेन किया गया है और डेटा का स्ट्रक्चर उनके पास अच्छा है। पंकज, बट डोंट यू थिंक जो ज्यादा बड़ा चैलेंज है वो ये होने वाला है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने नाम में या अपनी पत्नी के नाम में या बच्चों के नाम में प्रॉपर्टी ना खरीद कर अपना पैसा ब्लैक मनी को वाइट करने के चक्कर में किसी और रिश्तेदार के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। उन लोगों को कैसे ट्रैक किया जाएगा? देखिए, उसमें ही यही है कि जिसके नाम पे प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर होती है उस आदमी का वहां पे पैन कार्ड डालना होता है। तो वो बहुत ही आसानी से जो है मैप हो जाएगा कि जिस आदमी ने घर खरीदा है अपने रिलेटिव के नाम पे, तो जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो आदमी लायबल होगा जो है अंडर द लॉ। एंड अगर उसके सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो इतने नहीं होंगे कि वो अफोर्ड कर सकता वो प्रॉपर्टी और उस तो जरूर उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ओसवाल साहब, जैसा कि यहाँ पर पंकज भी बता रहे हैं कि जाहिर तौर पर जो पैन डिटेल्स है इनकम टैक्स विभाग के पास, जो टैक्स डिपार्टमेंट है उसके पास भी ये सारी इंफॉर्मेशन है। आप भले ही इसे डबल काम बता रहे हैं, लेकिन ये भी है कि बहुत सारी चीजें अभी डिजिटली नहीं है सर, और शायद उसे डिजिटाइज करना, और जैसा कि मैंने अभी उनसे भी पूछा था कि अगर किसी और के नाम पर प्रॉपर्टी ली जाती है, पैन डिटेल्स दी जाती है, उसे कैसे ट्रैक किया जाएगा, इस पर अगर कुछ बता पाए तो। देखिए, स्टैम्प ड्यूटी के पास ये इंफॉर्मेशन डिजिटाइज नहीं है, लेकिन कंप्यूटराइज जरूर है। स्कैन्ड कॉपीज मिलती है उनके पास। स्कैन्ड कॉपी मिलने के बाद उसको डिजिटाइज करना एक बात अलग है। उसको पैन अकाउंट, पैन नंबर से या आधार से लिंक करना और डिजिटाइज करना एक अलग बात है, बिल्कुल ही अलग बात है। आज यदि हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं कंप्यूटराइज, डिजिटाइज में, तो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन लास्ट 2 या 3 साल से डिजिटली अवेलेबल है। तो हमने कितनी प्रॉपर्टी खरीदी की वो इनकम टैक्स के पास वैसे ही अवेलेबल है, और हमारे पैन नंबर से वो इंफॉर्मेशन आती है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि हमने इस साल में ये प्रॉपर्टी खरीदी या बेची है, उसकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मैप करता है और आपको इनवेरिएबली नोटिस भी भेजता है कि आपने प्रॉपर्टी खरीदी करी है तो इसके सोर्सेस ऑफ फंड बताइए, कहां से पैसा आया, कहां से ये प्रॉपर्टी ली है। और ये हर प्रॉपर्टी बायर के केस में स्क्रूटिनी आती है, बायर या सेलर के केस में जी। तो ये तो आपकी लिमिट अभी इन्होंने 1 करोड़ रुपए के ऊपर बताई है, लेकिन ये पहले तो 30 लाख के ऊपर की लिमिट का था। तो इसके लिए ये इंफॉर्मेशन मेरे हिसाब से कंप्लीटली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। ये डुप्लीसिटी हो रही है, इसमें इनका कोई मकसद अलग है और इसके पीछे क्या ये इस तरह से बिजी करना चाहते हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यदि इनकम टैक्स लेकिन सर देखिए, अगर इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिजिटली जब सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी, आप जो कह रहे हैं यहाँ पर अगर इनकम टैक्स विभाग के पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है और वो इनके नाम यहाँ पर जारी कर देती है तो बहुत हद तक यहाँ पर शायद उन लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है जो ब्लैक मनी के तौर पर अपना पैसा रियल एस्टेट में लगाए हुए थे। पंकज, आई ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अनदर थिंग कि अगर मुंबई में खासतौर पर जहां ये होने वाला है, इनकम टैक्स विभाग जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदना मुंबई जैसे बड़े शहर में शायद बहुत यूं कह सकते हैं कि कुछ भी वहां पर इतना सस्ता नहीं है। पिछले 10 सालों की भी बात करें तो शायद कितना फर्क यहां पर आया होगा। और 1 करोड़ की संपत्ति मतलब पिछले 10 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदी गई है उनका, या फिर जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट शुड बी मोर देन 1 करोड़। मेरे ख्याल से तो जो 1 करोड़ की एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उसकी जो वैल्यू है उसको ही देखेंगे। और 2007 से 2017 के बीच में देख लीजिए तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस डबल से ज्यादा हो गए। तो जो 2007 के अंदर अगर हम वेटेड एवरेज प्राइस मुंबई का देखते हैं तो 5000 के करीब था, आज कुछ 12 से 13 हजार के करीब है, तो ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर आप ग्रेटर मुंबई की बात कर लिए, म्युनिसिपल लिमिट ऑफ ग्रेटर मुंबई देख लीजिए तो आज शायद आप अगर 1 करोड़ के नीचे घर खरीदना चाहेंगे तो आपको शायद 2 से 3% ही ऐसी प्रॉपर्टी मिलेंगी जो इससे कम है। तो आज की जो अवेलेबल प्रॉपर्टी है तो ज़्यादातर 1 करोड़ के ऊपर ही होगी। अगर एमएमआर रीजन को अगर आप लार्जर रीजन जो होता है जिसमें थाने, नवी मुंबई और दूसरा रीजन आता है तो आपको शायद 50 लाख से 30 लाख के अंदर की प्रॉपर्टी मिलती, बट ग्रेटर मुंबई के अंदर जो है ज़्यादातर प्रॉपर्टी 1 करोड़ के ऊपर ही है। और मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा सेगमेंट इसमें आता है। और जैसे जैसे जो है समय के ऊपर आप देखेंगे कि 2007 में तो शायद प्रपोर्शन जो है ग्रेटर मुंबई में शायद 50% होगा, लेकिन 2017 आते आते तो शायद ये 98% हो चुका होगा प्रॉपर्टी, क्योंकि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मुंबई में आपको ग्रेटर मुंबई में जैसा कि आपने यहाँ पर कहा शायद एक नॉर्मल 1 BHK और 2 BHK ऐसा ही यहाँ पर मिल जाएगा। अनुराग, आपके पास आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि आखिर बेनामी संपत्ति वाले जो लोग हैं जो यहाँ पर जो लिस्ट जारी होगी उन पर क्या कुछ कार्रवाई कर सकता है इनकम टैक्स विभाग? बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में जो बदलाव हुए हैं पिछले साल अक्टूबर के अंदर, उसके बाद से ही जो आयकर विभाग के जो अधिकार है वो बढ़ गया है। यानी जो पिछले 10 साल की जो ट्रांजैक्शन है या जो 10 साल के अंदर जो डील्स हुई है, यहाँ तक कि आईटी विभाग को अगर शक होता है तो उन प्रॉपर्टीज को सीज भी किया जा सकता है। और एक जो मोटा मोटा एक फिगर है कि पिछले 10 साल के अंदर मुंबई के अंदर 5 लाख के करीब रियल एस्टेट के बड़े ट्रांजैक्शन हुए हैं और इसका जो अगर वैल्यू देखा जाए तो वो हजारों करोड़ के अंदर होगा। तो मकसद यही है कि जो बेनामी ट्रांजैक्शन होता है प्रॉपर्टीज का उसमें टैक्स बचाने के लिए होता है, चाहे वो बेचा गया हो या खरीदा गया हो, जिसके अंदर रियल बेनिफिशियरी कोई और होता है। तो जो ये जो प्रक्रिया अभी आयकर विभाग निभा रहा है जिसके अंदर जो नोटिसेज भेजे जाएंगे जब एनालिटिक्स के जरिए जो उनके पास जो डेटा आएगा, हाँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इनकम टैक्स विभाग को मिलेगा ही बेनामी जो सौदे हुए होंगे उनसे जुड़ी जानकारी का। बिल्कुल। ओसवाल साहब, एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि इस सरकार की प्राथमिकता रही है काला धन या फिर बेनामी संपत्ति वालों पर, जिस तरह से वो कड़ी कार्रवाई पिछले दिनों भी करता आया है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो एक्ट बना है 1 नवंबर 2016 से जो लागू हुआ है, जो मुंबई में एक कदम उठा रही है इनकम टैक्स विभाग या फिर जो डिटेल्स यहाँ पर मांग रही है, क्या ऐसा कुछ दूसरे शहरों में भी लागू करना चाहिए?
ये ऑल ओवर इंडिया का एक्ट है और एक 1916 में एप्लीकेबल नहीं है, ये रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है। बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट पहले से 1988 में पास हुआ है और ये अमेंडमेंट किया है इन्होंने 2016 में, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया 1988 से। तो देयरफॉर आज के तारीख में किसी ने प्रॉपर्टी होल्ड करके रखी है जिसका सोर्स वो अपने एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा जी। और वो प्रॉपर्टी मैंने जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी खरीदी और मैंने मेरे फ्रेंड के नाम पे खरीदी है, मैंने मेरा पैसा लगाया है, हाँ। तो बेनामी प्रॉपर्टी हो जाती है, तो वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट हो सकती है। तो सवाल ये आता है कि वो बेनामी प्रॉपर्टीज यदि एग्जम्पशन किसको है, मेरे रिलेटिव जैसे मेरे बीबी के नाम पे, माता पिता के नाम पे, बच्चों के नाम पे यदि प्रॉपर्टी की खरीदी है तो वो एग्जम्प्टेड है। बाकी के भाई इवन कजिन के नाम पे मैंने प्रॉपर्टी खरीदी हो तो वो भी प्रॉपर्टी बेनामी मानी जाती है और वो बेनामी में कॉन्फिस्केट करने का अधिकार है। अभी ये इनकम टैक्स ऑफिसर के ये पास ही ये पावर है, इसके लिए वो इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं। सवाल ये आता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर इस चीजों को एग्जामिन करने में सक्षम है क्योंकि उसके पास इनकम टैक्स का ब्यौरा है, रिटर्न का ब्यौरा है, बिल्कुल, और उसके पास कंप्लीट डिटेल है कि उसकी सोर्स क्या है। तो ये लेकिन सवाल ये आता है कि जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती है ट्रांजैक्शन की, हाँ। उसमें तो लोन का फंडिंग होता है, हाँ। तो लोन का फंडिंग इज नॉट ए बेनामी, वो तो फंडिंग हुआ है, जो पेमेंट हुआ रीपेमेंट भी करता है आदमी, तो वो कोई बेनामी नहीं माना जाता है। तो उसे कैसे यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का मैंने फंडिंग किया है और वो मैं पैसा वापस ही नहीं ले रहा हूँ। हाँ, मैं समझ गई सर, जो आप कह रहे हैं उसको और थोड़ा ब्रीफ करके अगर बता तो बेनामी माना जाएगा जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे कोई फ्रेंड को प्रॉपर्टी खरीदनी है और मेरे से उसने लोन लिया है और लोन लेके उसने प्रॉपर्टी खरीदी और अपने बुक्स में उसने लोन दिखाया है मेरे प्रॉपर्टी, मेरी तरफ से लिया हुआ लोन, बैंक से लो या मेरे से लो, मैंने प्रॉपर उसका एग्रीमेंट किया है, ब्याज चार्ज कर रहा हूं, उस पर टैक्स डिडक्ट कर रहा है, तो उसमें बेनामी का कहां सवाल आता है? बेनामी तो सवाल है कि वो टोटली वो कोई और फंड कर रहा है, ओनर वो है और ये सिर्फ एक बेनामी एक नाम लैंड कर रहा है अपना, जिसके कोई मीन्स भी नहीं है, जिसके कोई सोर्स भी नहीं है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए एबिलिटी भी नहीं है। अभी जैसे कोई अभी देख रहे हैं कि लोग ड्राइवर के नाम पे खरीद रहे हैं, अपने कुक के नाम पे खरीद रहे हैं, तो फिर वो सवाल आता है कि ये बेनामी है। बिल्कुल सर, तो उसे कैसे प्रूफ किया जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मैं वही समझना चाहती हूँ कि उसे कैसे प्रूफ किया जाएगा, कैसे उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर निकाली जाएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिशियन ने 500 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको अपने प्रॉपर्टी अपने नाम पे नहीं खरीदनी है लेकिन अपने ड्राइवर्स और कुक के नाम पे खरीदी है और उसको लोन दिया है, बेनामी पैसा उसको लोन लगा के दे दिया है, तो उसकी कोई मीन्स भी नहीं है, एबिलिटी भी नहीं है वो पैसा वापस करने की, तो ये बेनामी बिल्कुल बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाएगी और कॉन्फिस्केट हो सकती है। सर, ये भी कहा जा रहा है कि 10 साल में करीब 5 लाख बड़े प्रॉपर्टी सौदों का अनुमान यहाँ पर इनकम टैक्स विभाग ने लगाया है, तो आपको लगता है कि ये नंबर और बढ़ सकता है? नंबर तो और बढ़ेगा क्योंकि ये फ्लैट देखिए, मुंबई में एक फ्लैट अभी जैसे कपूर जी बोल रहे थे, एक फ्लैट का कीमत अभी आज के तारीख में कहीं पे भी जाओ, बोरीवली में जाओ तो 2-3 करोड़ रुपए का होता है। 3 करोड़ रुपए का 2 बेडरूम किचन का हॉल का फ्लैट मिलता है आज के तारीख में। तो करोड़ 2 करोड़ वैल्यू तो कुछ भी है ही नहीं, मायने ही नहीं रखती है। आज की तारीख में आप वर्ली में जाइए 60 करोड़ रुपया 80 करोड़ रुपए का फ्लैट है जी। तो लेकिन सवाल फ्लैट में नहीं है, फ्लैट तो जनरली मोस्टली कॉर्पोरेट बिल्डर बनाते हैं और लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बेच रहे हैं, तो उसका पैसा बिल्कुल ऑफिशियली उनके पास उतना पैसा है इसलिए वो खरीद रहा है। लेकिन ये लैंड में जो डील हो रही है जी, जो बड़ी बड़ी लैंड की डील हो रही है, वहां ये बेनामी पैसा लगता है और वहां वो फंडिंग होता है, तो वहां ये इंक्वायरी होगी। 5 लाख ट्रांजैक्शन आप लेके अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। पहले तो मेरे हिसाब से कुछ चुनिंदे ट्रांजैक्शन को ये पहले 5 लाख की इंफॉर्मेशन ले लो, लेकिन चुनिंदे ट्रांजैक्शन को अच्छी तरह से स्क्रूटिनाइज करके उनके पीछे पढ़ो, तो आपको जैसे आजकल चर्चा चल रही है टेलीविजन पे, रोज हम एंटरटेन हो रहे हैं शाम को देखते हुए,
पॉलिटिशियन लोगों की प्रॉपर्टीज खरीदी, मुंह छाने के पहले भी लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो प्रॉपर्टी अभी बेनामी घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे शुरुआत है और उम्मीद यही करते हैं कि देश भर में जितने भी बेनामी प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं उनके नाम यहाँ पर सामने आए और कार्रवाई यहाँ पर जरूर हो। बहुत बहुत शुक्रिया ओसवाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ मिस्टर कपूर, थैंक यू सो मच। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहाँ पर सब रजिस्ट्रार्स को, तहसीलदार को मुंबई में ये इंफॉर्मेशन भेजी है कि वो सारी की सारी जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर की डील्स हुई है उनसे जुड़े हुए सारे कागजात जो है उन्हें इकट्ठा किया जाए। और एक तरह से कह सकते हैं कि बेनामी संपत्ति वालों पर अब यहाँ पर कार्रवाई बहुत जल्द हो सकती है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।